हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 186 धुंधला हादसा। निहाल शेरगिल अपनी ही धुन में था। उसे पता था कि श्रेया अगर नताशा के साथ कहीं गई है तो वो जरूर किसी ना किसी मुसीबत में होगी। नताशा के फोन को ट्रैक करके निहाल उस होटल तक पहुंच गया था जहां श्रेया इस वक्त मौजूद थी। लेकिन इस बड़े से होटल में श्रेया किस कोने में मिलेगी ये निहाल नहीं जानता था। उसने आखिर में परेशान होकर नताशा को कॉल कर ही दिया। मुझे पता है कि श्रेया तुम्हारे साथ एक होटल में आई हुई है, जल्दी बताओ वो कहाँ पर है। नताशा उसी होटल के एक दूसरे कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन अब वो निहाल के फोन से चौंक कर उठ गई और उसने कहा, आई डोंट नो, तुम क्या कह रहे हो निहाल? मैंने श्रेया को नहीं देखा और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें साइड से लोगों ने श्रेया के साथ एक ही गाड़ी में निकलते हुए देखा है नताशा, और श्रेया का फोन भी साइड पर ही है, लेकिन श्रेया कहीं नहीं है। अब तुम ही बताओ मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नताशा ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है वो सोच ले। एक काम करो, पुलिस में फिर से चले जाओ और उन्हें बताओ कि श्रेया को किडनैप कर लिया है मैंने, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। निहाल ने नताशा की बात को सुनते हुए होटल के रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर को बुलाया और फिर फोन पर नताशा से कहा, मुझे इस पूरे होटल को ऊपर से नीचे क्यों ना कर देना पड़े नताशा, मैं श्रेया को ढूंढ कर रहूंगा। मैनेजर कहाँ है होटल का? निहाल ने स्टाफ से हड़बड़ी में पूछा और फिर मैनेजर के ऑफिस की तरफ सीधे खुद ही चला गया। आप हैं यहाँ के मैनेजर? मुझे ये शक है कि इस होटल में किसी लड़की को किडनैप करके लाया गया है, इसलिए आप मेरी हेल्प करेंगे पूरे होटल को चेक करने में। मैनेजर ने घबराते हुए कहा, सर इस होटल में हर तरह के लोग आते हैं, खास करके लड़कियाँ। क्या आप श्योर हैं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका किडनैप ही हुआ है? निहाल ने इस कमेंट पर चिढ़ते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम इस होटल में आने वाले हर कस्टमर की ईद उनसे नहीं लेते हो? क्या यहाँ पर कोई इलीगल बिजनेस चलता है? मैनेजर का सर शर्म से झुक गया था, पर उसने अपने स्टाफ को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा ताकि वो निहाल के साथ अकेले में बात कर सके। देखिए सर, कुछ सालों पहले इस होटल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ मीडिया और पुलिस दोनों आ खड़े हुए थे। उस दिन से इस होटल का बिजनेस वैसे ही बहुत मुश्किल से चलता है। अब हम ट्राई करते हैं कि पूरे सलीके से होटल चलाएं, लेकिन कभी कभी हमारे कुछ खास क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है जहां हमें झुकना पड़ता है। हमारा मैनेजमेंट बहुत छोटा है और वो सब भी इसकी सहमति देते हैं। निहाल ने गुस्से में मैनेजर की टेबल पर अपना हाथ दे मारा और फिर कहा, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से तुम अपने खास क्लाइंट के साथ कोऑपरेट करते हो ना, उसी तरह से तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। ये लड़की इसी होटल में कहीं है। अब तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे बताओ कि ये लड़की कौन से रूम में है। श्रेया की तस्वीर निहाल के फोन पर खुली हुई थी और मैनेजर उसे देख पा रहा था। मैनेजर की आंखों ने श्रेया को पहचान लिया। हाँ सर, ये मैडम आज आई तो थी, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये कौन से रूम में गई। इनका कोई डेटा भी शायद हमने नहीं रखा है, लेकिन मैं अपने स्टाफ से कह सकता हूँ कि वो आपको कैमरा का फुटेज चेक करके कॉल करे। निहाल ने कहा, मुझे खुद चेक करना है फुटेज, मुझे वीडियो रूम में ले चलो। मैनेजर स्टाफ के साथ निहाल को उस कमरे में ले गया जहां वीडियो का सारा डेटा स्टोर होता था। निहाल ने पिछले 2 घंटे के वीडियो को देखना शुरू किया और वो श्रेया को ढूंढने के लिए बेताब हो रहा था। उसे लग रहा था कि बीत रहा हर एक पल श्रेया की जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल पल है। और निहाल गलत नहीं था। निहाल से ठीक 4 फ्लोर ऊपर के एक कमरे में श्रेया बंद थी। उसके बदन के कपड़े कई जगह से काटे जा चुके थे और मास्क पहनकर उसके सामने खड़ा लड़का अपने कपड़े उतारते हुए एक उत्तेजक डांस कर रहा था। जिस गाने पर वो डांस कर रहा था वो गाना भी बाजू वाले कमरे से रौनक और नताशा ने चला रखा था। जहां रौनक मूवी के मजे ले रहा था, वहीं नताशा को इस बात का पता चल चुका था कि निहाल इसी बिल्डिंग में पहुंच चुका है और श्रेया की खोज कर रहा है।
लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था जिससे वो उन्हें ढूंढ पाता, क्योंकि नताशा ने स्टाफ से कहकर कैमरा का फुटेज डिलीट करवा दिया था। ऐसे में वो शो थी कि उसके खास लोगों के अलावा और कोई भी इंसान चाह कर भी इस होटल में श्रेया को नहीं ढूंढ पाएगा। रौनक ने अब एक रोमांटिक गाना बजा दिया, जिस बात से नताशा को काफी इरिटेशन होने लगी। स्टॉप इट रौनक, सुहाग रात नहीं है ये किसी की, कोई चीप गाना लगाओ। रौनक को नताशा से ऑर्डर लेने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी भावनाओं में इस तरह उत्तेजित हो गया था कि उसे नताशा का चिल्लाना समझ में ही नहीं आया। ना ही उसने गाना बदला। आखिर में नताशा ने उसके हाथ से रिमोट छीनकर खुद ही गाना बदल दिया और फिर गुस्से में अपने बिस्तर पर बैठ गई। वहीं 4 फ्लोर नीचे पिछले 15 मिनट में निहाल ने 2 घंटे का फुटेज देख लिया था, लेकिन इसमें कहीं भी श्रेया नहीं दिखाई दी। थोड़े ध्यान से देखने पर समझ में आया कि वो अब तक कल की फुटेज देख रहा था। तुम लोग साथ में मिलकर यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे तुम जैसे लोगों को हैंडल करना नहीं आता। ऐसा कहकर निहाल ने अपना फोन निकाला और शहर के कमिश्नर को फोन करने लगा। होटल का मालिक काफी डर गया और उसने निहाल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर ऐसा मत कीजिए, ये होटल बहुत मुश्किल में आ जाएगा। मेरे स्टाफ को दिखाई नहीं दिया कि आज का फुटेज डिलीट कर दिया गया है। जरूर ये किसी अंदरूनी इंसान का काम है और मैं पता लगा सकता हूँ कि वो कौन है, लेकिन इस एक इंसान की वजह से आप पूरे होटल को मत परेशान कीजिए। निहाल पर इस समय मैनेजर की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे एक बात याद आई। तुमने कहा था कुछ साल पहले इस होटल में मीडिया और पुलिस आई थी, लेकिन क्यों? सर वो एक लड़की थी जिसका सुहागरात के दिन रूम स्विच हो गया था और उस लड़की ने सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश की थी। वो तो सबने उसे रोक लिया, लेकिन मीडिया ने हर एक चीज को ना जाने कितनी बार रिप्ले किया था। जो भी हो, लेकिन हमारे होटल को उसके बाद से कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, खासकर किसी शादी का, जो कि हमारा में बिजनेस है। निहाल ने कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम्हारे पास उस शादी की डिटेल्स हैं? मैनेजर को जवाब देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। वो केस तो मुझे अच्छे से याद है, खन्ना और मल्होत्रा के बीच की शादी थी। लड़की का नाम शायद श्रेया मल्होत्रा था। निहाल ने मैनेजर को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, श्रेया मल्होत्रा नाम था उसका, और ये वही लड़की है जिसे मैं आज ढूंढ रहा हूँ। कोई तुम्हारे होटल का गलत इस्तेमाल बार बार कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। जाओ मुझे रिकॉर्ड्स में चेक करके बताओ कि खन्ना या मल्होत्रा नाम से कोई बुकिंग तो नहीं है कोई। और हाँ, 5 साल पहले श्रेया मल्होत्रा के केस में तुम्हें याद है कि वो कौन सा कमरा था या कौन सा फ्लोर था? शायद 4th फ्लोर, मैनेजर ने कुछ सोचते हुए कहा। ये सुनते ही निहाल दौड़ के बाहर गया और लिफ्ट का बटन दबाते हुए 4th फ्लोर पर जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही निहाल 4th फ्लोर पर पहुंचा, उसके आसपास का सब कुछ जैसे उसे भी याद आने लगा। 5 साल पहले निहाल भी तो इसी फ्लोर पर था। 405 नंबर का कमरा देखते ही निहाल ने उसके अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो उसे सबसे पहले बाजू वाले कमरे से गाने की आवाज आई। निहाल ने एक ही बार में एक ऐसी लात मारी कि बाजू वाले कमरे का दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर रौनक सोफे पर पड़ा हुआ अपने सामने एक टीवी देख रहा था जिसमें श्रेया दिखाई दे रही थी। श्रेया को इस हालत में देखकर निहाल का दिल छलनी हो गया और उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया कि वो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाया। उसने रौनक के ऊपर हमला करते हुए उसे कॉरिडोर में घसीट कर निकाला और रौनक, जो काफी शराब पी चुका था, वो खुद को बचाने की हालत में भी नहीं था। नताशा भी किसी तरह से कमरे के एक कोने में बस छुप गई थी ताकि निहाल उसे कुछ ना कर दे। कॉरिडोर में रौनक को पटकने के बाद निहाल ने उस कमरे को अंदर से लॉक किया और टीवी में चल रहा फुटेज फिर से देखा और जोर से चिल्ला पड़ा। उसके अंदर का डर एक चीख की तरह निकल रहा था, लेकिन श्रेया के दर्द का क्या? एक आदमी मास्क लगाकर श्रेया के ऊपर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा था। निहाल ने इस कमरे का टीवी तोड़ दिया और फिर अंदर के कनेक्टिंग दूर को तोड़ के वो श्रेया के कमरे के अंदर चला गया। मास्क वाले आदमी को मारना तो बहुत ही आसान था निहाल के लिए,
लेकिन उसने उस आदमी को मारने की बजाय उसे बस धक्के से कमरे से बाहर निकाल दिया और होटल के स्टाफ को ये मामला हैंडल करने के लिए कहा, अगर तुम लोगों ने इन्हें नहीं संभाला तो पुलिस तुम्हें संभालेगी। इस धमकी के साथ ही होटल का मैनेजर रौनक और मास्क वाले आदमी के साथ सख्ती से पेश आने लगा। आखिरकार जब श्रेया अकेली थी तो निहाल ने उसके हाथ को बांधने वाले फंदों को खोल दिया और श्रेया को दूर से सहारा देकर उठाते हुए कहा, श्रेया मैं निहाल, तुम सेफ हो अब श्रेया। श्रेया निहाल को देख पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी। एक पल के लिए निहाल को देखकर श्रेया मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि निहाल के साथ होने से ही उसे सेफ महसूस होने लगता था। लेकिन जल्द ही श्रेया ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सी नींद में उसने खुद को चले जाने दिया। निहाल को पहले तो श्रेया की चिंता हुई, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी सांस ठीक से चल रही थी तो उसने श्रेया को कमरे में रखा चादर उड़ा दिया और फिर उसे गले लगा कर सो जाने दिया। लेकिन निहाल ने एक बार भी उसे खुद से दूर नहीं किया। श्रेया निहाल की बाहों में सर रख कर सो चुकी थी, लेकिन निहाल एक पल के लिए भी खुद के आंसू नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया के दिल का दर्द निहाल के दिल में भर चुका है। वो उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी, उसका बेसहारा महसूस करना, ये सब कुछ फील कर सकता था, और एक आतंक सा भर गया था उसके अंदर। रौनक और नताशा की तरफ का गुस्सा तो उसके दिल में था ही, लेकिन दुख ने इस वक्त उसके पूरे दिल और दिमाग को घेर लिया था। 5 साल पहले जब बेचारी श्रेया को वो रात बितानी पड़ी थी तो आखिर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। भले ही उस रात निहाल उसके साथ था, लेकिन श्रेया के लिए तो निहाल भी एक अनजाना इंसान ही था ना। निहाल रह रहकर खुद ही को कोस रहा था और अपने पुराने दिनों को याद करके खुद को ही बुरा महसूस करवा रहा था। वो अपने आप को भी रौनक की ही कैटेगरी का इंसान समझ रहा था और श्रेया को संभालते हुए भी वो खुद को श्रेया का गुनहगार मानते हुए बस एक एक पल काट रहा था। अगले 6 घंटे तक श्रेया अपनी नींद से नहीं उठी। उसके दिमाग को काफी सदमा लगा था और इस बात को भूलने के लिए ही सही श्रेया खुद को अपनी नींद के हवाले कर चुकी थी। हालांकि श्रेया को सबसे आखिरी बात जो याद थी वो यही थी कि उसे निहाल ने अपनी बाहों में समा लिया था और वो सुरक्षित थी। लेकिन उसके पहले का सारा कुछ वो अपने ज़हन से मिटा देना चाहती थी, और शायद उसका दिमाग उसे ये सब भुलाने की परमिशन भी दे चुका था। इसलिए श्रेया जब देर रात 3 बजे अपनी नींद से उठी तो उसने अपने सिर को निहाल की छाती पर पाया। लेकिन रात के 3 बजे भी निहाल सोया नहीं था। कमरे की भी सभी लाइट्स ऑन थी, पर श्रेया का ध्यान उन लाइट्स पर नहीं था। श्रेया का ध्यान अपने पास में लेटे हुए इस हैंडसम इंसान के ऊपर था जो अपनी आंख खोलकर सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। ना जाने श्रेया को इस पल में क्या महसूस हुआ कि उसने अपनी उंगलियों से निहाल के गाल को छुआ और फिर उसके गाल पर उंगलियों से लाइन बनाने लगी, जैसे वो इस आदमी का चेहरा पहली बार देख रही है। बहुत नरमी थी इस आदमी की महक में, उसकी नजरों में, उसकी सांसों में भी एक मदहोशी सी थी। इसलिए उसकी बाहों में समाते ही श्रेया को ऐसा लगता है जैसे वो किसी मध्यम सी बहती हुई नदी में डुबकी लगा रही है और उस नदी का गुनगुना पानी उसके बदन को सेक दे रहा है। श्रेया ने अब अनजाने में ही निहाल को हक कर लिया। श्रेया के मन में अब भी वही सेफ्टी की फीलिंग थी जो सिर्फ उसे निहाल की बाहों में ही आती थी। इस कमरे का तो उसे जैसे होश ही नहीं था। जैसे ही श्रेया ने निहाल को हक किया, निहाल ने पलटकर श्रेया को देखा। उनकी नजरें टकराते ही जैसे श्रेया के बदन में इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ दौड़ने लगा और श्रेया के होंठ अपने आप खुल गए। श्रेया ने इस वक्त खुद को निहाल के हवाले कर दिया था और वो उसके कॉलर को पकड़ के उसे खींचने लगी। ये एक नर्म सा पल था जिसका खिंचाव भी नरमी से भरा हुआ था। एपिसोड 187 अगला दिन। निहाल ने श्रेया का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार ये हाथ उसे अपनी तरफ खींच नहीं रहा था, बल्कि वो श्रेया को रोक रहा था। श्रेया की उंगलियां उसके कॉलर को जकड़ के उसे अपने आगोश में भरने की कोशिश कर रही थी। निहाल ऐसा होने से रोक रहा था। हालांकि निहाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो श्रेया को अपने पास आने से इस तरह रोकने की कोशिश कर सकता है।
लेकिन अब जब ये लम्हा उसके सामने था तो निहाल का चेहरा सख्त पड़ गया था और उसका बदन भी ठंडा हो गया था। श्रेया और निहाल अब भी उसी होटल के कमरे में लेटे हुए थे जहां कुछ ही देर पहले श्रेया पर एक भयानक अटैक किया गया था, और वो भी उसकी खुद की बहन नताशा ने ऐसा किया था। निहाल ने श्रेया की इज्जत न सिर्फ बचाई थी बल्कि इस गहरी रात के अंधेरे में उसे सुरक्षित महसूस कराने की भी पूरी कोशिश की थी। ऐसे में श्रेया ही आगे बढ़कर निहाल को चाहेगी, उसे किस करने की कोशिश करेगी। ऐसा होना निहाल के लिए काफी शॉकिंग हो गया था। उसने श्रेया के खिंचाव को रोका और अपनी नजरें उसकी नजरों से नहीं मिलाई। बस अपनी नजरें झुका ली निहाल ने। कुछ गहरी लंबी सांसें अब दोनों ने ली, तब जाकर निहाल हिम्मत जुटा पाया कुछ कहने के लिए। हमें घर लौटना चाहिए श्रेया। श्रेया इस वक्त जैसे अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि किसी मूवी को जी रही हो। एक सुनहरा कमरा, उसमें एक हैंडसम आदमी श्रेया को पकड़ के लेटा हुआ है। ये एक ऐसा आदमी है जिसके साथ वो काफी सेफ महसूस करने लगी थी और जो उसकी बहुत कद्र भी करता है। श्रेया के दिमाग में इस सेफ्टी की वजह से प्यार जैसी कोई भावना उमड़ने लगी थी और उसने खुद को निहाल के हवाले करने का तय किया। ये श्रेया के लिए एक बहुत ही बोल्ड सा रिस्क था, लेकिन एक ऐसा रिस्क जिसे लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। पर जैसे ही निहाल ने श्रेया को रोकते हुए घर लौटने की बात कही, श्रेया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। श्रेया की आंखें एकदम से बंद हो गईं और एक अंधेरे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। निहाल की आवाज अब भी उसके कानों में पड़ रही थी, श्रेया तुम ठीक हो? क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? निहाल की आवाज में चिंता महसूस की जा सकती थी और कुछ देर पहले उसके साथ होने की वजह से श्रेया को जो सेफ्टी महसूस हो पा रही थी, वो सेफ्टी अब जैसे एकदम से कहीं खो गई। श्रेया को निहाल ने रिजेक्ट कर दिया था और इस रिजेक्शन के साथ ही जैसे कल की सभी बातें एक बार फिर श्रेया के दिमाग में घुलने मिलने लगी। किसी तरह से श्रेया ने खुद को इस मानसिक जाल से निकाला और एक गहरी सांस भरते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही श्रेया निहाल की बाहों में लेटी हुई नहीं रह पाई बल्कि उसका उठने का मन हुआ। श्रेया जैसे ही सीधी उठकर बैठी तो उसे कमरे की असलियत साफ साफ दिखाई दी। कमरे के कोने में खड़ा लैंप अब टूटा हुआ था और जमीन पर गिर चुका था। टेबल कुर्सियां भी अपनी जगह पर नहीं थी और किसी के फटे कपड़े भी कारपेट के ऊपर बिखरे थे। श्रेया के गले में गांठ तब बंध गई जब उसे एहसास हुआ कि वो बिखरे फटे कपड़े उसी के थे। श्रेया के अपने हाथों को छूकर पाया कि उसकी पहनी हुई शर्ट की स्लीव्स फटकर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। श्रेया को एक बार फिर कल के दिन की बातें याद आने लगी, लेकिन इस बार आंख बंद करके श्रेया ने उन यादों को रोक दिया। सच तो ये था कि श्रेया अपने साथ हुए उस हादसे को याद करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए उसे बस अपने एक कदम के आगे दूसरा कदम रखना था और इस दिन को जीना था। बिस्तर से उठकर श्रेया खड़ी हुई तो उसने पाया कि निहाल भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। निहाल ने अपने सूट की जैकेट श्रेया के कंधे पर डालते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए श्रेया, तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे घर ले चलो निहाल, श्रेया इतना ही कह पाए और फिर कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गई। कमरे में बिखरे हुए कांच से बचते हुए वो आगे तो बढ़ गई पर दरवाजा खोलते हुए उसे नताशा का चेहरा याद आ गया। जब नताशा श्रेया के अंदर जाने के बाद उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर रही थी तो नताशा के चेहरे पर कोई भी भावना नहीं थी। उस चेहरे को याद करके ही श्रेया की रीढ़ की हड्डी में जैसे झटका सा लगा और अपने कदमों को और तेज करते हुए श्रेया उस कमरे से बाहर चली गई। कमरे के बाहर निकलने से लेकर निहाल की गाड़ी में बैठने तक श्रेया को ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसके बाद वो फिर से बिल्कुल नम हो गई। वहीं निहाल श्रेया के पीछे पीछे उसके साए की तरह चल रहा था। निहाल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे श्रेया कभी भी कांच की तरह बिखर कर गिर सकती है और ऐसा होने पर वो श्रेया को संभालने के लिए ठीक उसके पीछे रहना चाहता है। गाड़ी में बैठकर निहाल ने एक बार फिर श्रेया से पूछने की कोशिश की, तुम्हें कुछ जानना है या कोई बात करनी है क्या श्रेया? पर श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे बस घर जाना है निहाल। तुम अगर यही सवाल 5 बार पूछोगे तो कोई और जवाब नहीं मिलने वाला।
निहाल समझ गया कि इस वक्त श्रेया को खुद में चुपचाप सिमट कर रहना है, और वो इस बात को मान भी गया। लेकिन निहाल को अच्छे से याद है कि सुबह उठते ही श्रेया ने निहाल से एक तरह की इंटिमेसी को चाहा था और निहाल ने उसे वो देने से मना कर दिया था। निहाल को अफसोस इस बात का है कि कहीं ऐसा करके उसने श्रेया को खुद से दूर तो नहीं कर दिया। गाड़ी शेरगिल मेंशन की तरफ बढ़ने लगी और श्रेया और निहाल दोनों ही सन्नाटे में सहमे से बैठे हुए थे, जब तक श्रेया ने गाड़ी को रोकने के लिए नहीं कहा, मुझे भूख लगी है, मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ। निहाल ने गाड़ी जहाँ रोकी थी वहीं पास में एक अच्छे पिज्जा की दुकान थी जो कुछ देर पहले ही खुली थी। ब्रेकफास्ट में पिज्जा खाना श्रेया की आदत तो नहीं थी, लेकिन इस वक्त वैसे भी श्रेया अपने जैसा व्यवहार कहाँ कर पा रही थी। वो तो बस एक पल से दूसरे पल को जीती जा रही थी। निहाल श्रेया के साथ दुकान तक चल कर जाता है जहां श्रेया वहीं खड़े खड़े अकेले ही एक बड़ा पिज्जा खा जाती है। इस पूरे समय में श्रेया ने एक बार निहाल की तरफ ढंग से देखा तक नहीं था, बस वो अपने खाने पर ही फोकस कर रही थी। जब उसका पेट भर गया और दोनों एक बार फिर गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे तो एक दूसरी जगह पर श्रेया ने फिर से गाड़ी को रुकवाया और इस बार वो आइसक्रीम खाने के लिए उतरी थी। निहाल बिना कुछ कहे बस श्रेया की मांगों को पूरी करता जा रहा था और उसे अपनी मनमानी करने की पूरी आज़ादी दे रहा था। जब आइसक्रीम के खत्म होने के बाद एक बार फिर गाड़ी चलने लगी तो निहाल ने फिर से श्रेया से कुछ बातें करने की कोशिश की। श्रेया, मैं तुमसे कहना चाहता था कि हमें नताशा और रौनक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाना चाहिए। उन दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इसे रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। श्रेया ने ये बात सुनी पर सुनकर भी जैसे उसने सब अनसुना कर दिया। निहाल ने कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से बात करनी शुरू की। तुम्हें इन लोगों को यूं जाने नहीं देना चाहिए। सही तो तब होता जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद ही हम नताशा को जेल में डलवा देते। ऐसा करने से उन्हें थोड़ा तो डर लगता, खासकर नताशा को, जो बेझिझक अपनी मनमानी करती जा रही है। श्रेया निहाल की बातें सुनकर भी उन पर अपना कोई सुझाव नहीं दे पा रही थी। ये बातें उसके कानों से रेत की तरह फिसलती जा रही थी। एक कॉफी शॉप को देखने पर श्रेया ने फिर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। निहाल ने इस बार श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, श्रेया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम ठीक हो। ऐसे में मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करो ये समझने में कि तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है और मैं तुम्हें वो चीज कैसे दे सकता हूँ। श्रेया ने निहाल को यूं देखा जैसे पहली बार उसे देख रही हो, फिर अपना सर हिलाते हुए उसने कहा, मुझे कॉफी चाहिए, तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकते हो। निहाल हक्का बक्का रह गया था और कुछ ना समझ पाकर वो श्रेया के लिए एक कप कॉफी ले आया। बस आगे का सफर भी खामोशी में ही कट गया, क्योंकि अब निहाल भी नहीं समझ पा रहा था कि श्रेया से कुछ भी कैसे पूछे और कैसे समझ पाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मन ही मन निहाल ने ये तय किया था कि वो एक अच्छे थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को घर बुलवाएगा और श्रेया का चेकअप उनसे करवाएगा, लेकिन साथ में वो ये अच्छी तरह से जानता था कि ये तभी मुमकिन होगा जब श्रेया उसका साथ देगी, क्योंकि ऐसी चिकित्सा मरीज की मर्जी के बिना कर पाना मुश्किल है। आखिर में वो शेरगिल मैंशन के सामने पहुंच गए थे और श्रेया वहां पहुंचते ही गाड़ी से निकली और सीधा आउट हाउस के अंदर जाने लगी। वैसे तो ऐसे समय पर अक्सर निहाल श्रेया को अकेले रहने देता है और उसे अपना स्पेस भी लेने देता है, लेकिन आज उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो श्रेया को एक पल के लिए भी अकेला छोड़े। इसलिए निहाल भी तुरंत ही श्रेया के पीछे आउट हाउस के अंदर चला गया। अंदर जाते ही श्रेया ने फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर उस ठंडे पानी को पिया और वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही निहाल भी आउट हाउस के अंदर घुसा वैसे ही श्रेया टेबल से उठकर अपने कमरे के अंदर जाने लगी। शायद अब श्रेया जानबूझकर निहाल से दूर जाने की कोशिश में थी। ये समझ पाना इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन निहाल ने फिर इसे अनदेखा किया और वो श्रेया के पीछे पीछे अब बेडरूम के अंदर पहुंच गया।
अंदर जाते ही श्रेया ने निहाल की जैकेट को नीचे जमीन पर गिरने दिया और जाकर अपनी अलमारी से एक शॉल अपने ऊपर ओढ़ लिया। वो पलटकर जब शांति से खड़ी हुई तो उसने निहाल को अपनी तरफ घूरता हुआ पाया और उसने गुस्से में कहा, मेरे पीछे पीछे मत घूमो निहाल, मुझे अकेले रहना है। श्रेया, मुझे चिंता है तुम्हारी, क्या मुझे देखकर तुम इतना भी नहीं समझ पा रही हो? निहाल के इस सवाल पर श्रेया को काफी गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तुमने जो सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया ना, अब मैं तुम्हारा चेहरा क्यों पढ़ती रहूं? मुझे नहीं जानना कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और क्या नहीं। निहाल श्रेया को गुस्से में नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने श्रेया के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की ताकि वो उसे शांत करवा सके, लेकिन निहाल के ऐसा करने से श्रेया और भी गुस्से में आ गई और वो निहाल से दूर हटने लगी। नहीं, डोंट टच मी। निहाल भी डर कर अपनी जगह पर रुक गया और फिर उसने बड़ी समझदारी से 2 कदम पीछे जाते हुए कहा, नहीं छू रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं ताकि तुम्हें बेहतर लग सके। श्रेया ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा और फिर पूरे होशो हवास में वो सवाल पूछा जो श्रेया को इस वक्त खास तौर पर सता रहा था। तुम कुछ कर सकते थे, मुझे बेहतर महसूस करवाने के लिए, लेकिन तुमने वो किया नहीं। मैं खुद आ रही थी ना तुम्हारे पास सुबह आज, लेकिन तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तुमने मुझे। आखिर क्यों निहाल? क्योंकि जब मैं नहीं भी तैयार होती हूँ तुम्हें अपनाने के लिए, तब तो तुम बहुत उतावले हो जाते हो। फिर आज क्या हुआ? निहाल के दिमाग में भी ये बात चल रही थी, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्रेया उससे तुरंत इस बात का जवाब मांग लेगी, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए निहाल अभी तैयार नहीं था। निहाल ने एक लंबी सांस लेते हुए श्रेया की आंखों में देखा और इस बार उसे श्रेया की आंखों में अपने ही रिजेक्शन का दर्द दिख पा रहा था। जाने अनजाने में ही निहाल यहाँ श्रेया को चोट पहुंचाने वाला इंसान बन गया था, जबकि उसके इरादे इसके बिल्कुल विपरीत थे। एपिसोड 188 निहाल का फैसला। श्रेया और निहाल की किस्मत एक दूसरे से एक हादसे की वजह से जुड़ गई थी, और जुड़ी भी इस तरह थी जैसे कई सालों से भगवान ने खुद इन दोनों के रास्ते मिलाने की कोशिश की थी। लेकिन रास्तों का मिलना एक बात होती है और दो इंसानों का उन रास्तों पर चलकर एक दूसरे का साथ पाना बहुत अलग बात होती है। क्योंकि सिर्फ रास्ते के मिलने से ही अपने आप प्यार नहीं पनपता। प्यार को एक खेती की तरह सींचना पड़ता है, जिसमें लगन, मेहनत, सच्चाई के बीज बोने पड़ते हैं और कई ऐसी अनकंफर्टेबल परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है जिनसे इंसान शायद ना गुजरना चाहे। श्रेया और निहाल का रिश्ता भी ऐसे ही दोराहे पर खड़ा हुआ था, जहां श्रेया और निहाल एक दूसरे के साथ टकरा तो गए थे, लेकिन अब उन्हें ये समझना था कि एक दूसरे की केयर करते हुए एक दूसरे के पास कैसे आना है। अक्सर इस राह में कभी कोई आगे होता तो कभी कोई पीछे छूट जाता। चाहकर भी दोनों एक ही समय पर एक ही मानसिक स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे थे। निहाल ने श्रेया को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश की थी, साथ ही वो उसे चाहने भी लगा था, लेकिन फिर भी जब श्रेया अपनी मर्जी से आज उसके पास आ रही थी तो निहाल ने खुद को रोक दिया था उसके करीब जाने से। फिलहाल निहाल को अपने इस कदम का ही जवाब देना था। श्रेया उसकी आंखों में देखकर उससे गुस्से में पूछ रही थी कि आखिर क्यों आज सुबह निहाल ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। अब निहाल ने श्रेया से नजरें झुकाकर बात करते हुए कहा, मैं तुम्हें कमजोर देखकर परेशान हो गया था श्रेया। श्रेया ने इस बात पर हंसते हुए कहा, अच्छा, और इतने दिनों तक जब तुम मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे, मुझे गले लगा रहे थे, मुझे किस कर रहे थे, तब निहाल, तब तुम्हें मेरी चिंता क्यों नहीं हुई? निहाल अब अनकंफर्टेबल हो रहा था और खुद से किए जाने वाले इतने सवालों के जवाब के बारे में ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो श्रेया? तुम जिस हालत में थी, उस हालत में क्या मुझे तुम्हारा फायदा उठा लेना चाहिए था? तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने अब निहाल की तरफ बढ़ते हुए कहा, जब तुम्हें जरूरत होती है अपनी फीलिंग्स बयान करने की तब तो तुम मेरे पास आ जाते हो, लेकिन आज जब मुझे किसी को गले लगाने की, किसी को अपना बनाने की जरूरत थी तब तुम नहीं थे, तुमने मुझे तब अपने से दूर कर दिया। मैं इस बात को भूल नहीं पाऊंगी निहाल।
निहाल को अब खुद भी श्रेया का दोषी होने वाली फीलिंग आ गई थी, लेकिन फिर भी वो इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा था। श्रेया, तुम क्या चाहती हो ये साफ साफ क्यों नहीं बताती? बहुत देर नहीं हुई है, मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ। ऐसा कहते हुए निहाल श्रेया के हाथों को छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। नहीं, अब बहुत देर हो गई है। दरअसल अब हम उस पल में वापस नहीं लौट सकते, कभी नहीं। गॉट इट? जैसे तुम अपने हिसाब से अपना समय चुनते हो, वैसे मैं भी यही कर रही हूँ। तुम्हारे पास मौका था मेरे करीब आने का, लेकिन तुमने वो मौका गंवा दिया। अब ये मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। श्रेया अब निहाल के बगल से होते हुए गुस्से में उससे दूर चली जाती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। बाथरूम का दरवाजा धाम से जैसे ही बंद होता है, निहाल अपनी गलती समझते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। लेकिन निहाल सच में अपनी गलती ठीक से नहीं समझ पा रहा था। उसे इस बात का तो एहसास हुआ था कि श्रेया उसके बारे में क्या भावना रख रही है, लेकिन अगर आज सुबह जैसा मौका फिर से आता तो भी निहाल वही करता जो उसने आज सुबह किया। वो ऐसे समय पर खुद को श्रेया के करीब नहीं ला सकता था, क्योंकि उसे ये एक बेईमानी जैसा लग रहा था। श्रेया भी निहाल के सामने अपने मन की भड़ास निकाल तो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का भारीपन अब भी कम नहीं हो पाया था। ऐसे में श्रेया ने बाथरूम में जाते ही शावर ऑन किया और उसके नीचे जाकर अपना सर ठंडा करने लगी। इस ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर श्रेया अपनी आंखें बंद करने से भी डर रही थी, क्योंकि उसे कल हुए हादसे के ख्याल बार बार जकड़ने की कोशिश कर रहे थे और अब तक श्रेया उन ख्यालों से काफी हद तक भाग चुकी थी। फिर भी श्रेया ने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें बंद की और उसे उम्मीद थी कि वो थोड़ा रोते हुए अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल सकती है। लेकिन काफी देर तक रोना भी उसे नसीब नहीं हुआ। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो आंसू नहीं बहा पाए और इसके लिए भी उसने अपने आप को कोस ही दिया। क्यों रो नहीं पा रही है तू श्रेया? क्या तुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि तेरे साथ जो कल हुआ वो गलत था? कि तेरी खुद की बहन ने तुझे एक बार फिर इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों धोखा खाकर तू पत्थर जैसी बनती जा रही है? इससे अच्छा है कि तू कुछ आंसू बहा दे। लेकिन खुद को कोसने के बाद भी जब उसे आंसू नहीं नसीब हुए तो वो खुद को रोककर अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई। अब भी वो ठंडा पानी शावर से बहकर उसके बदन को भिगा रहा था, लेकिन श्रेया को ठंडे या गर्म पानी का एहसास ही नहीं हो पा रहा था। उसे तो बस ये पता था कि वो उसका गुस्सा था। ये गुस्सा उसके अंदर सैलाब की तरह उफन रहा था और बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा था। जहां श्रेया आंसुओं के लिए तरस रही थी, वहीं उसने अपने गुस्से को किसी तरह से बस रोक रखा था। इस बात का एहसास होते ही श्रेया ने शावर का हैंडल पकड़ा और उसे जोर से दीवार की तरफ दे मारा। ऐसा करते हुए श्रेया के गले से एक जोर की चीख भी निकली। बाथरूम अच्छे से बंद होने की वजह से बाहर बैठे निहाल तक भी ये चीख नहीं पहुंच पाए, लेकिन श्रेया के मन को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अक्सर अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल में रखने वाली गुड गर्ल श्रेया आज अपने गुस्से पर काबू खो रही थी, लेकिन साथ ही उसे इसी बात से नरमी का एहसास भी हो रहा था। जितना उसका गुस्सा बाहर निकलता, उतनी ही नरमी के लिए जगह बन जाती। श्रेया ने कुछ देर तक शावर के हैंडल को बाथरूम की दीवार पर यूं बेदर्दी से मारा कि शावर के हैंडल का नाक नक्शा ही बदल गया था, लेकिन साथ ही श्रेया अब हौंफते हुए बाथरूम में अकेली खड़ी थी और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो कितने ठंडे पानी के नीचे खड़ी है। झट से श्रेया ने पानी का टेम्परेचर ठीक किया और फिर सही से नहाने लगी। लेकिन उसका गुस्सा अब भी रह रह कर निकलता ही जा रहा था। और ऐसा होते ही श्रेया ने खुद को इस गुस्से की गुलाम की तरह पाया। इससे पहले कि वो अपने गुस्से को और भी किसी तरीके से निकालती, उसने बाहर से आने वाली एक नॉक को सुना। श्रेया ने घबराते हुए अपना शावर बंद किया, लेकिन नॉक की आवाज आती रही। श्रेया ने अब दरवाजे के पास जाकर पूछा, निहाल तुम हो क्या? ना जाने क्यों श्रेया के दिल के अंदर इस नॉक के साथ ही एक बेचैनी भर गई थी। लेकिन फिर बाहर से आवाज आई, मम्मा मैं वंश हूँ। आप घर आ गई, मुझे आपसे मिलना है। बस इस आवाज को सुनने की देरी थी और श्रेया को लगा जैसे उसके कंधे पर रखा एक बोझ भले ही हल्का नहीं हुआ हो, लेकिन उस बोझ को उठाने की ताकत उसके अंदर आ गई थी। वंश की आवाज श्रेया की आत्मा के लिए एक बाम से कम नहीं थी।
उस आवाज को सुनकर ही उसे लगता था जैसे वो अपने घर पर अपनी सुरक्षित जगह पर आ पहुंची है और इस जगह पर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्रेया ने झट से टॉवल लेकर खुद को साफ किया और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शावर से बाहर आ गई, वंश से मिलने के लिए। अपने फटे हुए कपड़े श्रेया ने सीधे डस्टबिन में डाल दिए थे। श्रेया के बाथरूम का दरवाजा खोलते ही किसी तूफान की तरह उछलता हुआ वंश अपनी मां के गले लग गया। मम्मा, मैंने कल रात को आपको बहुत मिस किया। आप और डैड दोनों ही मेरे पास नहीं थे। मुझे ना आपकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन फिर दादी ने मुझे चॉकलेट केक खिलाया और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी सुनाई, तब जाकर वंश को नींद आई। पर आप कल घर क्यों नहीं आई मम्मा? और आपने मुझे फोन करके भी कुछ नहीं बताया। क्या आप कल वंश को भूल गई थी? वंश की बात में सच्चाई भी थी और नासमझी भी। सच तो ये था कि श्रेया सच में कल वंश के बारे में भूल गई थी। अगर निहाल और उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए नहीं होते तो शायद वंश के लिए कल का दिन बहुत ही मुश्किलों से भरा होता, क्योंकि कल शाम से लेकर आज की सुबह तक श्रेया को बिल्कुल होश नहीं था। ना ही उसे अपनी जिंदगी या अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल था। ऐसे में निहाल और उसके परिवार का होना एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। श्रेया ने इसी बात को सोचते हुए निहाल की तरफ देखा, लेकिन निहाल की नजरें झुकी हुई थी। वो श्रेया से नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसलिए वो जमीन को ही देखे जा रहा था। लेकिन अब निहाल ने वंश से कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मा आपको भूल जाए। और वैसे भी अब तो मम्मा के साथ डैड भी हैं और दादी भी हैं। जिस दिन कोई एक बिजी हो जाए उस दिन वंश का परिवार आ जाता है ना उसका ख्याल रखने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही फैमिली हैं, है कि नहीं? वंश ने सर हिलाते हुए कहा, यस डैड, और मुझे तो वैसे भी दादी के साथ समय बिताना काफी पसंद है। इनफैक्ट दादी ने कहा है कि वो फिर से मुझे अपने साथ स्लीप ओवर के लिए बुलाएंगी। लेकिन आज मुझे मम्मा को हक करके सोना है। प्लीज मम्मा, क्या मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ? ऑफ कोर्स बेटा। इनफैक्ट आज मम्मा को कहीं नहीं जाना है, तो बचा हुआ पूरा दिन मम्मा सिर्फ और सिर्फ वंश के साथ ही बिताना चाहती है। ऐसा कहकर श्रेया वंश को अपनी गोद में उठाती है और उसे बाहर किचन तक ले जाती है। श्रेया को किचन में जाते हुए देख निहाल भी उनके पीछे पीछे आता है। मैं खाना बना लेता हूँ श्रेया, तुम वंश के साथ खेलो। क्यों? मैंने कहा ना तुमसे निहाल कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बहुत वक्त हो गया है कि मैंने पूरा खाना अपने हाथों से नहीं बनाया, इसलिए मुझे आज अपने बेटे के लिए खुद खाना बनाना है। इतनी सी बात के लिए निहाल और आर्ग्यूमेंट नहीं करने वाला था। उसे बस अपने सामने श्रेया दिख रही थी जो फिलहाल तो सुरक्षित लग रही थी और इतना ही उसके लिए काफी था। इसके अलावा निहाल खुद को श्रेया का गुनहगार भी मान रहा था, क्योंकि श्रेया के बुरे समय में किसी तरह से निहाल की हरकतों ने उसे और भी ज्यादा दुख दे दिया था, जबकि निहाल का ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। अगले कुछ घंटों तक श्रेया एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने खाना बनाने की तैयारी की, फिर बीच में वंश के साथ कुछ खेली, उसे दोबारा नहाने के लिए भेजा और घर के कपड़ों में उसे तैयार भी किया। इसके साथ साथ श्रेया ने पूरी किचन की सफाई भी कर दी और हर एक सामान को अपनी जगह पर रखा और किचन में कौन सी चीजें खरीदनी है इसकी लिस्ट भी बना दी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन में श्रेया ने कई महीनों का काम कर दिया था। पर वो थक नहीं रही थी, बस एक के बाद एक काम किए जा रही थी। बिना चार सवाल पूछे ही निहाल ने कोशिश की कि वो अपने आप को श्रेया की मदद करने के लिए तैयार रखे, लेकिन एक बार भी श्रेया ने ना निहाल की तरफ देखा और ना ही उससे मदद मांगी। मोनिका शेरगिल भी इस बीच एक बार आउट हाउस में आकर श्रेया और निहाल दोनों की खबर पूछ के गई, लेकिन श्रेया ने मोनिका को भी कुछ नहीं बताया। कल रात को हम एक दोस्त के घर रुक गए थे। सॉरी, आपको ये सब पहले से नहीं बताया था। श्रेया ने खुद ही ये बात मोनिका शेरगिल से कह डाली। ऐसे में निहाल कुछ नहीं कह पाया और वो बस श्रेया की हाँ में हाँ मिलाते हुए रह गया। मोनिका ये समझ पा रही थी कि श्रेया ने जो बात कही थी, पूरा मामला उतना सीधा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ देने में ही भलाई समझ रही थी। निहाल भी श्रेया को कोई नई तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने खुद की भावनाओं पर काबू रखा और बस श्रेया के इर्द गिर्द घूमता रहा।
श्रेया ने आज जो खाना बनाया था उसमें बड़ा स्वाद था, लेकिन निहाल ने जब उसके खाने की तारीफ की तब भी श्रेया ने ठीक से कोई जवाब ही नहीं दिया। उस रात को जब श्रेया वंश को हक करके सोने लगी तो निहाल ने उसके मासूम चेहरे की गहरी लकीरों को देखकर अफसोस करते हुए उसके ऊपर एक चादर उड़ा दी। होटल की वो सुबह जब श्रेया ने अपने होंठ निहाल के हवाले कर दिए थे तब श्रेया इतनी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताएं। लेकिन उसी वक्त श्रेया को रोककर अपने आप पर कंट्रोल कर पाना निहाल के लिए आज तक का सबसे कठिन काम था। पर निहाल को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। एपिसोड 189 परिवार से अलग। उस रात आउट हाउस के कमरे के बिस्तर पर निहाल श्रेया और वंश के बगल में ही सो चुका था। हालांकि अक्सर निहाल ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन आज हालात कुछ और थे। आज वो इस कमरे में इसलिए सोया था क्योंकि अगर श्रेया को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो खुद को उसकी मदद करने के लिए तैयार रख सके। लेकिन दिन की बात के बारे में सोचते सोचते निहाल खुद भी काफी देर तक नहीं सो पाया था। आज तक निहाल के ना सोने की वजह कुछ और थी, लेकिन आज निहाल श्रेया की वजह से एक बार फिर नहीं सो पाया था। पर क्योंकि वो नहीं सो पाया था इसलिए उसे देर रात को श्रेया में मुंह से निकलती हुई आवाज सुनाई दी। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं रौनक, नताशा हेल्प, नताशा, बाउजी, बेबे, कोई बचाओ मुझे, हेल्प, हेल्प। श्रेया इन बातों को बड़ी ही नर्म आवाज में बुदबुदा रही थी। ये सब जरूर उसके सपने में चल रहा था, लेकिन श्रेया अपनी बंद आंखों के साथ ये सब सिर्फ एक जाप की तरह कहती जा रही थी। इन बातों को सुनकर निहाल उठकर बैठ गया और चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसे खुद सोते वक्त नाइटमेयर आते थे, लेकिन निहाल ने आज तक ऐसा दूसरों के साथ होते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज श्रेया के साथ ऐसा होता हुआ पाकर निहाल काफी सहम गया, क्योंकि वंश निहाल और श्रेया के बीच में सो रहा था, पर फिर भी उसकी नींद गहरी थी, इसलिए निहाल को वंश की चिंता नहीं थी। पर श्रेया को देखकर निहाल खुद को बेसहारा महसूस कर रहा था। श्रेया ने अब एकदम से अपना हाथ हवा में उठाते हुए ना जाने किसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका वो उठाया हुआ हाथ अब निहाल ने थाम लिया। निहाल ने जैसे ही श्रेया का हाथ थामा, श्रेया नींद से तो नहीं उठी, लेकिन उसके बदन में उठी हलचल थोड़ी सी कम हो गई और उसने निहाल का हाथ थामे रखा। निहाल ने भी श्रेया का हाथ नहीं छोड़ा और आखिर में श्रेया ने दोनों के हाथ को नीचे करते हुए अपने पेट के ऊपर रख लिया। निहाल के पास और कोई चारा नहीं था। उसने किसी तरह पहले वंश को बिस्तर के उस कोने में किया जहां अब तक निहाल खुद लेटा हुआ था, और फिर उसने श्रेया के पास आकर उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। निहाल के पास आते ही श्रेया पलटी और उसने निहाल को हक कर लिया। साथ ही निहाल का हाथ भी श्रेया ने जोर से थामा हुआ था और उसने उसे एक बार भी छोड़ा नहीं। निहाल के कंधे पर अपना सर रखकर शायद श्रेया को फिर से सुरक्षित होने का एहसास हुआ और वो धीरे से अपने बुरे सपने से बाहर आने लगी। श्रेया के कंधे अब कांप नहीं रहे थे और ना ही वो कुछ कह रही थी। निहाल को भी महसूस हुआ कि श्रेया का शरीर एक बार फिर से नर्म होने लगा है और वो रिलैक्स होने लगी थी। लेकिन ऐसा होते ही श्रेया ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अब भी बंद थी और ये साफ था कि वो अब भी नींद में थी, लेकिन उसके होंठ एक बार फिर निहाल के पास आ गए थे। ये ठीक वही सिचुएशन थी जो पहले होटल में भी हुई थी। निहाल को भी समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी इस बात को जानता था कि श्रेया नींद में है और उसके एक्शन उसके काबू में नहीं है। फिर भी निहाल कंफ्यूज्ड था, क्योंकि ऐसे ही मौके पर श्रेया ने पहले भी खुद को उसके हवाले कर दिया था। निहाल इसी सोच में डूबा हुआ था और श्रेया के कभी पास आ रहा था तो कभी हिचकिचा के उससे दूर जा रहा था। लेकिन निहाल की इस परीक्षा का अंत तब हुआ जब एकदम से वंश अपनी नींद से उठा और आधी नींद में वो श्रेया को ढूंढने लगा। जैसे ही उसे निहाल के कंधे मिले, वंश उस कंधे के ऊपर चढ़ के उन्हें पार करते हुए श्रेया के पास आ गया और श्रेया जो अब तक निहाल को हक कर रही थी उसे अब वंश ने गले लगा लिया। वंश भी आधी नींद में ही था और श्रेया एक बार फिर से चैन की नींद में जा चुकी थी। ऐसे में निहाल ने मुस्कुराकर माँ बेटे की जोड़ी को आपस में लिपटे हुए पाया और उसे राहत का एहसास हुआ।
निहाल उस रात एक बार फिर काफी देर तक जग कर यही सोचता रहा कि अगर ऐसा समय आगे भी उसके सामने आता है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे खुद को श्रेया के हवाले कर देना चाहिए? क्योंकि श्रेया कोई छोटी बच्ची तो नहीं है और वो खुद भी निहाल से कह चुकी थी कि उसे क्या चाहिए था। जहां एक तरफ ये ख्याल उसके अंदर था, वहीं निहाल लाइफ में श्रेया के लिए काफी सीरियस हो गया था और वो श्रेया के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत इस तरह के माहौल में नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि श्रेया और निहाल दोनों ही पूरे होश में हों और दोनों के ही पास सही कारण हो एक साथ होने के। वो श्रेया को अपना परिवार तो मानता ही था, साथ में उसे उम्मीद थी कि श्रेया उसकी पत्नी भी बन जाएगी। और क्योंकि उनके रिश्ते की शुरुआत 5 साल पहले भी अनजाने में ही हुई थी, शायद इसलिए भी निहाल इस अनजानी गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता था। यूं ही कभी हाँ और कभी ना के बीच में फंसा हुआ निहाल अपने और श्रेया के फ्यूचर के सपने देखने लगा और ना जाने कब सूरज उगने लगा। अगली सुबह जब निहाल की आंख खुली तो श्रेया और वंश दोनों ही उठ गए थे और निहाल बिस्तर पर अकेला ही सो रहा था। उसने आंख खोलकर धुंधले से कमरे को देखा तो पाया कि एक कोने में श्रेया बैठी कुछ कपड़े तय कर रही थी। निहाल श्रेया को देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें अच्छी नींद आई श्रेया? निहाल ने श्रेया से ये सवाल अनजाने में ही पूछ लिया। हाँ, मुझे तो अच्छी नींद आई, जैसे रोज आती है। तुम ये सवाल मुझसे आज ही क्यों पूछ रहे हो? श्रेया निहाल के सवाल के पीछे कोई मकसद ढूंढ रही थी, पर निहाल ने इस बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, क्योंकि मुझे इतनी कम नींद मिलती है ना, शायद इसलिए मैं सबसे उनकी नींद के बारे में पूछता हूँ। वैसे वंश कहाँ है? वंश गार्डन में उछल कूद कर रहा है क्योंकि आज वो बहुत खुश है। तुम्हें पता है कि अब 4 साल के बच्चे भी अपने बर्थडे की पार्टी में एक साथ स्लीप ओवर करते हैं। निहाल ने इस बात को सुनकर हंसते हुए पूछा, सीरियसली? यू मीन वंश को स्लीप ओवर करना है? लेकिन श्रेया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शायद ये स्लीप ओवर वाली बात उसे सच में हजम नहीं हुई थी। वंश के स्कूल के एक दोस्त का बर्थडे है कल और उसकी मॉम ने एक खास गिफ्ट के साथ एक कार्ड में स्लीप ओवर का इनवाइट भी भेजा है। अब ऑब्वियसली मैं उसे मना तो कर नहीं सकती। अगर उसके सभी दोस्त जा रहे हैं तो वंश को भी जाना ही होगा। लेकिन इस स्कूल में ये शोशा बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतना शोशा नहीं करते। निहाल ने हंसते हुए कहा, अब नहीं रहा तुम्हारा बेटा गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भी तो उसे मजे करने हैं ना। और बच्चों के लिए ये सारे एक्सपीरियंसेस काफी जरूरी होते हैं, इसलिए तुम खुश हो जाओ कि वंश को ये मौका मिल रहा है। और वैसे भी वो बड़ा हो रहा है। अकेले रहना, स्लीप ओवर टाइप की चीजें तो अब उसे सीखनी पड़ेगी ना। श्रेया ने गुस्से में निहाल को देखा। और हालांकि निहाल की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी श्रेया निहाल की बात से सहमत नहीं थी। वो होटल में हुई उस बात को लेकर अब भी अटकी हुई थी और कल रात को क्या हुआ था ये तो उसे याद भी नहीं था। फिर भी श्रेया ने चिढ़ते हुए निहाल से झगड़ा करने के इरादे से कहा, एक काम करो ना, स्लीप ओवर ही नहीं, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनवा दो तुम। एक इंटर्नशिप भी ढूंढ दो उसके लिए। अजीब बातें करते हो निहाल, स्लीप ओवर हमने भी किया है, लेकिन हर बात का एक समय होता है ना, तुम नहीं समझोगे। श्रेया अब उठकर कमरे से बाहर चली गई और निहाल ने गुस्से से खुद के ही मुंह पर पिलो रख लिया ताकि वो अपने गुस्से को छुपा सके। चाहे वो कुछ भी कर ले, श्रेया और उसके तार ठीक से जुड़ ही नहीं पा रहे थे। और हर छोटी बड़ी बात पर श्रेया निहाल से और भी गुस्सा होती जा रही थी। श्रेया जो अब वंश के कपड़े उसके स्लीप ओवर के लिए पैक करने लगी थी, वो खुद भी ये नहीं समझ पा रही थी कि वो खुद से गुस्सा है या निहाल से। उसके आसपास सब कुछ बदल रहा था, जैसे उसके परिवार से अब उसका कोई नाता नहीं रह गया था। वंश बड़ा हो रहा था और निहाल जो अब तक उससे शादी करने के बारे में ना जाने कितनी बार पूछ चुका था, वो उसे किस भी नहीं करना चाहता था। श्रेया ये सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या अभी कोई उससे प्यार भी करता है। ऐसे में श्रेया कोशिश तो कर रही थी कि हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ना सोचे, लेकिन उससे ये हो नहीं पा रहा था। निहाल अब श्रेया के ठीक पीछे आया और उसके पास में रखी टॉवल उठाने लगा। दोनों के कदम यूं आपस में तालमेल खा रहे थे कि जब तक निहाल ने अपनी टॉवल उठाई तब तक वो गलती से श्रेया की तरफ झुककर गिर गया।
श्रेया ने उसे संभाला और निहाल सीधा होकर एक बार फिर खड़ा हो गया, लेकिन श्रेया ने निहाल को एक बेहद ही बुरा लुक देते हुए कहा, यही बात तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती है। तुम खुद को मुझ पर थोपते रहोगे, वो भी हर बार मेरी मर्जी के बिना, लेकिन मेरी मर्जी मिलने पर तुम्हें प्रॉब्लम है। ये कैसा ट्विस्टेड सा दिमाग है तुम्हारा। इससे पहले कि निहाल अपनी सफाई दे पाता श्रेया का फोन बज उठा। श्रेया ने हाथ में ही अपना फोन पकड़ा हुआ था और जब श्रेया ने फोन पर फ्लैश हो रहा नाम देखा तो वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। कॉल उसकी बेबे के नंबर से आ रहा था, यानी कि जमुना मल्होत्रा के नंबर से। श्रेया ने कुछ देर तक फोन की तरफ बस देखा और इस समय निहाल ने भी फोन पर लिखा नाम देख लिया था। निहाल ने नाम देखते ही श्रेया के चेहरे की तरफ मासूमियत और चिंता से देखा, लेकिन श्रेया का चेहरा पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था। श्रेया ने एक ही झटके में उस फोन को काट दिया और फिर निहाल से दूर हटते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। निहाल को पता था कि अपनी मां का फोन काट पाना श्रेया के लिए आसान नहीं था। इसका मतलब था कि वो अब भी कई सारी दबी भावनाओं के साथ जी रही थी। श्रेया तो कॉल काट के फोन से दूर हट गई, लेकिन जमुना जी तो अपने घर में अपनी जगह पर अटक गई थी। श्रेया ने आज तक हर बार उनका फोन उठाया था। सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि पहली ही कुछ रिंग में वो फोन उठा लिया करती थी। पर आज श्रेया ने उनका फोन ही काट दिया। जमुना जी श्रेया का फोन कट होते ही ऊपर नताशा के कमरे में गई। पिछले कुछ दिनों में नताशा का एटीट्यूड अपने घर और घर वालों की तरफ और भी खराब हो गया था। वो अक्सर चिड़चिड़ी सी रहती थी और वो कब घर में आती और कब चली जाती, इसका भी पता ठीक से नहीं चल पा रहा था। ऐसे में जब जमुना जी अपनी बेटी नताशा के कमरे में गई तो उन्हें एक और अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इस बार जमुना जी ने पाया कि नताशा ने कमरे से काफी सामान हटा दिया था और वो सामान कमरे के अंदर रखे कार्डबोर्ड के बॉक्स में भर चुकी थी। तू अपना सामान खुद ही पैक कर रही है, और वो भी इतनी जल्दी। नताशा, ये सब क्या लगा रखा है तूने? नताशा ने जमुना जी की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वो बाकी का बचा हुआ सामान भी एक नए कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करने लगी। जो कुछ भी मेरा है वो मैं पैक करके रख रही हूँ बेबे, इसमें गलत क्या है? बहुत ही जल्द ये घर तो मेरा नहीं रह जाएगा, तो आज नहीं तो कल ये काम तो करना ही है ना। छोटी से छोटी चीज भी नताशा अब पैक करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में वो अपना एक भी सामान नहीं छोड़ना चाहती है। ये सब देखकर बेबे के दिल को तो दुख हुआ ही, लेकिन साथ ही बेबे अपनी परवरिश पर भी शक करने लगी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर तरह का हक दिया था इस घर पर और अपने माँ बाप पर। वो दोनों जब चाहे जो चाहे मांग सकती थी या चाह सकती थी, इसमें कोई मनाही नहीं थी। लेकिन आज उनकी एक बेटी ने उनका फोन काट दिया और उनकी दूसरी बेटी अपना सामान पैक करके अपनी शादी से पहले ही उतावली हो गई थी इस घर को छोड़ने के लिए। भला कोई भी माँ ये कैसे सह सकती थी, और सहते हुए भी वो खुद को ही तो ब्लेम कर सकती थी। बेबे ने भी यही किया। उनका कमजोर सा दिल एकदम से बैठ गया और बेबे ने भी खुद को अपने कमरे के अंदर सीमित कर लिया। ना जाने अब बेबे की हालत कैसी हो जाएगी। लेकिन श्रेया उनकी ऐसी बेटी थी जो उनके बारे में सोचा करती थी, वो भी अब खुद को इस परिवार से दूर कर लेना चाहती थी। श्रेया फिलहाल निहाल के घर को अपना मान चुकी थी और भले ही उसे निहाल से कैसी भी शिकायत क्यों ना हो, वो खुद को शेरगिल मेंशन के इस आउट हाउस में सुरक्षित महसूस कर पाती थी। और आज ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी इस फीलिंग को और भी मजबूत कर दिया। शाम को वंश तो अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए चला गया था, लेकिन साथ ही निहाल श्रेया के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। एपिसोड 190 पंचिंग बैग। निहाल शेरगिल एक सेंसिटिव इंसान था। उसमें बचपन से ही काफी जिद भर गई थी क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के अटेंशन के लिए लड़ना पड़ा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी मनमानी करता था। जवानी तक आते आते निहाल के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं रह गई थी और तब जाकर उसने जिंदगी में अटेंशन के अलावा दूसरी चीजों को भी महत्व देना सीखा। उसके अंदर के जो जज्बात थे वो उन्हें अभी भी दबा लेता था, लेकिन उसके अंदर दूसरों के जज्बातों के लिए जगह बनने लगी थी, खासकर उन लोगों के जज्बातों के लिए जो उसके करीब थे।
उसका रिश्ता अपनी माँ से भी जवानी में आते आते ही बेहतर हो पाया था। और अब उसकी जिंदगी में जब से श्रेया आई थी वो जैसे उसके अंदर के इंसान को हर बात पर चैलेंज कर रही थी, कुछ बेहतर करने के लिए, एक बेहतर बाप के साथ एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी उसे ललकार रही थी। अब करीबन 40 घंटे हो गए थे होटल में बीते उन लम्हों को, लेकिन श्रेया नॉर्मल नहीं महसूस कर रही थी। उसके आसपास का माहौल भले ही सुरक्षित हो गया था, लेकिन अब भी उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो ये समझ पाती कि अपना गुस्सा कैसे बाहर निकाले, वो भी दूसरों का नुकसान किए बिना। श्रेया जानती थी कि वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से नताशा का नाम पुलिस रिकॉर्ड से हटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जितना वो खुद को रोकती और ये सब इग्नोर करने की कोशिश करती, उतना ही उसका गुस्सा रोजमर्रा की चीजों पर और कभी कभी निहाल पर भी निकलता रहता। लेकिन निहाल अपनी सूझबूझ से आज श्रेया के लिए कुछ ऐसा ले आया था जिससे श्रेया को मदद मिल सकती थी। जब श्रेया शाम को वंश के जाने के बाद अपने आप में गुम थी, तब निहाल आउट हाउस के बाहर आया और उसने श्रेया को बाहर से ही आवाज देते हुए बुलाया। श्रेया हैरान थी और उसका गुस्सा वैसे भी कहीं भी निकल के आ रहा था, इसलिए जब तक वो बाहर आए उसके अंदर थोड़ी चिढ़ सी थी। क्या हुआ निहाल, इतने जोर से क्यों मेरा नाम ले रहे हो? निहाल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन जैसे ही श्रेया ने उससे गुस्से से बात की उसकी भौहें खींच गईं और उसने बड़ी नरमी से कहा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ श्रेया, रिलैक्स। निहाल को श्रेया का यूं उससे बर्ताव करना पसंद नहीं था, लेकिन श्रेया के जज्बातों को अहमियत देकर फिलहाल उसने खुद को बुरा महसूस करने से रोका। श्रेया ने भी खुद को समझाया कि निहाल उसका नुकसान नहीं करना चाहता है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए निहाल, तुम मेरा इस तरह से ख्याल रखना छोड़ दो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ जिसे चॉकलेट की जरूरत है ठीक महसूस करने के लिए। निहाल ने श्रेया के पास आते हुए कहा, सिर्फ बच्चों को गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, हम सभी को गिफ्ट पसंद होते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा ये गिफ्ट कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा। निहाल ने ऐसा कहते हुए श्रेया को उसके कंधों से पकड़ा और उसे पलटने के लिए इशारा किया। श्रेया ने पलटकर पीछे आउट हाउस के गार्डन की तरफ देखा और कुछ देर तक ये देखती ही रह गई कि वो आखिर ढूंढ क्या रही है। तभी उसे निहाल का गिफ्ट दिखा जो एक पोल से लटका हुआ था। ये पोल शायद एक समय पर निहाल के बचपन का बास्केटबॉल नेट हुआ करता था, लेकिन अब वो नेट हट गया था और उसकी जगह आ गया था एक पंचिंग बैग। एक ऐसा बैग जो श्रेया ने पहले सिर्फ पिक्चर में ही देखा था, रियल लाइफ में नहीं। श्रेया ने कहा, बॉक्सिंग, मुझे बॉक्सिंग करनी है। सही जवाब श्रेया, और बॉक्सिंग करने में तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर। ऐसा कहकर निहाल ने अपना हाथ आगे बढ़ा के श्रेया की तरफ किया। उसकी खुली हथेली पर अपना हाथ रखते हुए श्रेया ने निहाल की बात को पल भर के लिए एंटरटेन कर दिया। निहाल ने भी अब श्रेया का हाथ थाम कर उसके नर्म नाजुक हाथों पर बॉक्सिंग ग्लव्स पहना दिए। बॉक्सिंग के ग्लव्स भारी होते हैं, इसलिए श्रेया ने रूठते हुए कहा, ये ग्लव्स ही इतने भारी हैं, मैं कैसे इन्हें पहनकर कुछ भी करूंगी? मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ निहाल, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। श्रेया असल में निहाल से अब भी उसके रिजेक्शन के लिए खफा थी और खुद से नाराज, क्योंकि वो खुद पर हुए अन्याय के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी। श्रेया, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, ग्लव्स चाहे कितने भी भारी हों वो तुम्हें नहीं रोक सकते, और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी कोम बनना है। बस ट्राई करते हैं इस नई चीज को, क्या पता तुम्हें ये पसंद ही आ जाए। श्रेया का ग्लव्स पहना हुआ हाथ थाम कर उसे पंचिंग बैग तक ले आया था निहाल, और फिर उसने खुद भी ग्लव्स पहने। ये देखो, इस ग्लव्स को पहनकर तुम और मैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ को बिल्कुल चोट नहीं पहुंच सकती, इसलिए अब तुम्हें और मुझे इस ताकत का पूरा फायदा उठाना है। देखो कैसे। ये कहकर निहाल ने जोर से पंचिंग बैग को बिल्कुल बीच में मारा। ऐसा करने से पंचिंग बैग हिलते हुए थोड़ा पीछे गया और उससे जोर की आवाज आई। श्रेया इस तरह की हिंसक चीजों से अक्सर दूर रहा करती थी और उसे खुद मारने पीटने का कोई शौक नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में ऑलरेडी ग्लव्स थे और पंचिंग बैग बिल्कुल सामने था। इसलिए उसने कोशिश करने के हिसाब से ही एक जोर का पंच मार दिया।
उसके जोर के पंच से पंचिंग बैग बिल्कुल भी नहीं हिला और श्रेया को इस बात पर गुस्सा आया, इसलिए बिना सोचे ही श्रेया ने एक बार और पंच किया। इस बार पंचिंग बैग हल्का सा हिला। जल्द ही श्रेया उस पर बार बार पंच करने लगी और ऐसा उसने बिना उकसाए ही कर दिया। और निहाल उसे दूर से खड़े होकर बस देखता ही रह गया। श्रेया बेधड़क पंच किए जा रही थी और पंचिंग बैग हल्का हल्का सा हिलता जा रहा था। लेकिन श्रेया के अंदर का गुस्सा जिस तरह से निकलता जा रहा था वो बहुत अच्छा था उसके लिए। उसे पता भी नहीं चला कि कब ऐसा हुआ, पर जल्द ही उसके बदन से पसीने की लड़ी छूटने लगी और उसके अंदर का भारीपन थोड़ा कम होने लगा। श्रेया ने अपना दिमाग शट डाउन कर दिया था, इसलिए वो किसी बात के जख्म को याद नहीं कर रही थी। उसे सिर्फ इस पंचिंग बैग को मारते रहने में ही मजा आने लगा था। कभी वो जोर से पंच करती तो कभी धीरे से, लेकिन हर बार एक पंच के बाद दूसरा पंच आ ही जाता। आखिर में श्रेया ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत के साथ एक ऐसा पंच किया जिससे पंचिंग बैग काफी हद तक हिलने लगा। और साथ ही श्रेया के कंधे में थोड़ा सा दर्द उठा, जैसे उसके कंधे की मसल कहीं से खींच गई हो। श्रेया ने दर्द की वजह से अपना हाथ झटका और ऐसा करते ही निहाल उसके पास आ गया और उसके कंधे को पकड़ के स्ट्रेच करने लगा ताकि श्रेया का दर्द दूर हो पाए। निहाल ने धीरे से श्रेया के कंधे पर मसाज करना शुरू कर दिया तो श्रेया को महसूस हुआ जैसे उसके बदन में एक बार फिर वही आग लग रही है। निहाल के हल्के से भी छूने से अब श्रेया को ये महसूस हो पाता था। लेकिन फिर भी श्रेया ने लंबी सांस लेकर खुद को कंपोज करने पर मजबूर किया। पर श्रेया के कंधे में अब भी वही दर्द था और निहाल उससे पूछ रहा था, क्या यहाँ दर्द हो रहा है श्रेया, या यहाँ? श्रेया की सांस फूलती जा रही थी और उसने पलटकर निहाल की आंखों में देखा तो उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। क्या हुआ? तुम्हारा दर्द चला गया क्या? श्रेया का दर्द नहीं गया था, लेकिन वो इस वक्त निहाल की छुअन से शर्मा रही थी, इसलिए उसने झूठ कह दिया, हाँ दर्द चला गया है, अब सब ठीक है, लेकिन मुझे रेस्ट करना चाहिए। निहाल कंफ्यूज हो गया। अभी तो श्रेया इतनी खुश थी बॉक्सिंग करते हुए और अभी वो एक पल में ही यूं भागने लगी थी। निहाल ने श्रेया को चलते हुए देखा तो पाया कि श्रेया इस तरह से चल रही थी कि उसका एक कंधा नीचे झुका हुआ था। ये बात साफ हो गई कि श्रेया को अब भी दर्द हो रहा है और वो बस उस दर्द को छुपा रही है। ये गलत बात है श्रेया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे उस चोट को देखने दो, वरना ये चोट और भी ज्यादा दर्द करने लगेगी। ऐसा कहकर श्रेया ने निहाल को रोकने की कोशिश की, पर श्रेया ने उसके हाथ को झटकते हुए खुद से दूर कर दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, दर्द नहीं है। निहाल ने श्रेया से अब कुछ कहने की बजाय बस उसके पीछे पीछे आउट हाउस के अंदर जाने का तय किया। अंदर जाने में ही श्रेया के कंधे का दर्द बढ़ने लगा था और वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर एकदम से लेट गई। वैसे भी वो बॉक्सिंग करके काफी थक गई थी। इस शाम जहां श्रेया को अंदर से हल्का और अच्छा लगने लगा था, वहीं उसके पास निहाल के होने से वो खुद के अंदर एक आग महसूस कर पा रही थी। ये आग निहाल के लिए थी और ये आग उस दिन होटल से ही जलने लगी थी श्रेया के अंदर। श्रेया ने कोशिश की कि इसके बारे में ना सोचे, ये क्यों है, क्या है, इसकी सोच से ही दूर रहे। लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया था क्योंकि निहाल ने भी उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि हर पल उसकी मदद करने के लिए उतावला था निहाल। अब भी निहाल श्रेया के पीछे उसके कमरे में आया और इस बार उसने एक गरम सिकाई के बैग को लाते हुए श्रेया के पास रखा और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाकर उस चोट को दिखा सकते हैं। आज तो वंश भी नहीं है, हमें इतना सोचने की भी जरूरत नहीं। ऐसा कहकर निहाल ने श्रेया के कंधे की चोट के ऊपर गरम सेक रख दिया। श्रेया को उस सेक से बेहतर महसूस हुआ, लेकिन साथ ही निहाल का उसका इतना ख्याल रखना, ये उसके अंदर की आग को बार बार हवा दे रहा था। श्रेया ने जब खुद को बेकाबू होते हुए पाया तो वो अपनी इस फीलिंग को खुद के पास तक नहीं रख पाई। वो झल्लाते हुए उठी और उसने कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो निहाल? निहाल हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हो गया श्रेया, तुम्हें चोट लगी है तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? तुम जानती हो मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, मैंने कभी भी इस बात को नहीं छुपाया है। श्रेया को निहाल की बात सुनकर और भी गुस्सा आया।
हाँ, तुम अपने बेटे की माँ की काफी केयर करते हो, मैं समझ गई। पर तुम्हें अपना टाइम मुझ पर यूं वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। निहाल कंफ्यूज हो रहा था और जैसे जैसे श्रेया उसके ऊपर और भी इल्जाम लगाती जा रही थी वैसे वैसे उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बात का जवाब दे। मैं तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल दे रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली कैसे? श्रेया ने कहा, मुझे नहीं पता, बस दे रहे हो इतना पता है। निहाल श्रेया की इस आधी सी बात से और भी बेचैन हो उठा। हेलो श्रेया, मिक्स्ड सिग्नल तुम मुझे दे रही हो? मैंने ना जाने कितने समय से तुम्हें एक बात साफ साफ कह दी है। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, एक दोस्त से ज्यादा, वंश की माँ से ज्यादा, और मुझे मिक्स्ड सिग्नल देने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और यही एक सच है जो तुम्हें कब से बता रहा हूँ। आई वॉन्ट यू श्रेया, और वैसे नहीं जैसे कोई लड़का किसी भी लड़की को पसंद करेगा। आई लाइक यू श्रेया मल्होत्रा। तुम मेरा परिवार हो अब और तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा सेफ फील करो। इनफैक्ट यही कारण था कि मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें रोक रहा हूँ, या यूँ कहो कि खुद को रोक रहा हूँ, ताकि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसे तुम बाद में रिग्रेट करो। लेकिन वो तुम हो जो हर बार दो तरफा रिस्पॉन्स देती हो। उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने निहाल की बात को सुनते हुए खुद को उसके प्यार में पड़ता हुआ महसूस किया। वो निहाल को चाहने लगी थी और इसमें कोई भी हर्ज नहीं था। उसने बहुत कोशिश की थी कि खुद को किसी तरह के सपने में ना बांधे, लेकिन श्रेया को डर था कि इस रिश्ते से अब वो बंध चुकी थी और इससे निकलने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। बस उसके अंदर हिम्मत की कमी थी। श्रेया ने इस बार उठकर बैठते हुए अपना चेहरा निहाल की तरफ किया और कहा, और अभी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं दो तरफा सिग्नल नहीं दे रही हूँ तो? इमोशनल पल में तुम मुझे नहीं छू सकते थे, लेकिन अब क्या अब भी मैं तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल दे रही हूँ? श्रेया ने खुद को निहाल के पास जाते हुए पाया, और पास, और पास। ऐसे में निहाल भी खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने श्रेया को उसके कंधों से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में समा लिया। दोनों अब खड़े हो चुके थे और एक दूसरे को कस के हग कर रहे थे, इस तरह कि वो दोनों दो अलग इंसानों से एक ही बदन हो गए थे। श्रेया का शरीर लेकिन आज कांप नहीं रहा था, बल्कि वो निहाल को खुद के करीब लाने के लिए उतावली हो गई थी। उसे निहाल की चाहत थी और खुद को उसके हवाले कर देने की इच्छा। कहते हैं ना कि प्यार में गिरना ऐसा ही होता है कि बस इंसान अपनी सारी हदें तोड़कर किसी और के हवाले खुद को कर पाए। श्रेया को इस वक्त ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे निहाल के हाथ उसके कंधे के हर एक कोने को मापने लगे थे। घर में खामोशी थी और उन दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। ये तन्हाई भी इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती जा रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।